अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन सोर्स ऑफ फाइनेंस के एरिया पे जारी थी और कल हम डिबेंचर्स पे कुछ बात कर रहे थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर को हमने डिस्कस किया था, जिसमें डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स और आखिरी डिस्कशन हमारी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे चल रही थी, जिसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड के कुछ फीचर्स पे हमारी बात हो गई थी कि हाउ डू दे वर्क। तो कोई सवाल कल के लेक्चर से, कोई पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो, जिस पे आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर, हम आखिरी डिस्कशन जो कर रहे थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पीछे किसी ज़ीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड में कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े, उनमें कोई हेल्प चाहिए बेटा किसी को? अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में हमने जो बात की कि कन्वर्जन ऑप्शन मिलती है डिबेंचर होल्डर को, कंपल्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और कन्वर्जन ऑप्शन तभी एक्सरसाइज होती है जब इन्वेस्टर को ऑप्शन एक्सरसाइज करने में फ़ायदा होगा। कन्वर्जन ऑप्शन उसको मिली है, भाई $4 के हिसाब से शेयर ले लेना, फ्यूचर में जाके ये कन्वर्जन पीरियड बताया गया है, तो इसमें $4 के हिसाब से शेयर लेना। कन्वर्जन ऑप्शन तब एक्सरसाइज होगी जब मार्केट में शेयर $4 से ज़्यादा होगा, तभी इन्वेस्टर आपसे $4 का शेयर बाय करेगा। अगर मार्केट में $4 से कम शेयर प्राइस है तो इन्वेस्टर विल वेट फॉर द रिडम्पशन। सिमिलरली, अच्छा आगे मजीद इसके कुछ टर्म्स है हमारे पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स रिलेटेड। अनदर टर्म इज कन्वर्जन वैल्यू ऑफ अ कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉर्मल डिवेंचर में ना दो वैल्यूज उसकी होती हैं, एक नॉमिनल वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू। कन्वर्टेबल डिवेंचर की तीन वैल्यूज होती हैं, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू अगर वो लिस्टेड है, और कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन ऑफ वैल्यू ऑफ डिवेंचर से मुराद क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इनटू विच अ डिवेंचर इज कन्वर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने $100 का डिवेंचर इशू किया और विच इज कन्वर्टेबल टू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। $100 का डिबेंचर इशू किया, कन्वर्टेबल टू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स, एंड इफ एट द टाइम ऑफ शेयर इशुएंस शेयर प्राइस इज 4, तो कन्वर्जन वैल्यू इज 20 into 4। कन्वर्जन वैल्यू क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ द 20 शेयर्स इनटू विच अ डिबेंचर इज कन्वर्टेबल। डिबेंचर की कन्वर्जन ऑप्शन है 20 ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो 20 शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है? ये कन्वर्जन वैल्यू। और कन्वर्जन वैल्यू आप हर दिन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट वैल्यू बदलेगी शेयर की, वैसे वैसे कन्वर्जन वैल्यू बदल जाएगी। शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज नॉट कांस्टेंट, बदलती रहती है, ऊंच नीच होती रहती है। तो जैसे जैसे मार्केट वैल्यू में ऊंच नीच आएगा, वैसे वैसे कन्वर्जन वैल्यू में ऊंच नीच आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ये एक $100 का डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इशुएंस, उसकी नॉमिनल वैल्यू 100 है, 20 शेयर्स में कन्वर्टेबल है, और जब ये इशू किया गया उस वक्त शेयर प्राइस $4 चल रही थी। तो इसका मतलब एट द टाइम ऑफ इशुएंस डिबेंचर की कन्वर्जन वैल्यू 80 है। ये कन्वर्जन वैल्यू एट द टाइम ऑफ इशुएंस है, लेटर ऑन इट विल चेंज। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बदलेगी, कन्वर्जन वैल्यू बदलती है, ये स्टैटिक नहीं रहती। कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द डिबेंचर डज नॉट रिमेन स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर सम टाइम अगर शेयर प्राइस 4.2 पे चली जाएगी तो कन्वर्जन वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एज 84, क्योंकि इट विल बी 20 into 4.2 देन ना, वो 84 पे चली जाएगी। तो कन्वर्जन वैल्यू is not static. Conversion value keeps on changing with the changes in the market value of the share. So, convertible debenture की conversion value भी हमें calculate करनी आनी चाहिए। convertible debenture के साथ एक और term यूज होती है conversion premium की। Conversion premium is current market value of the debenture minus conversion value. Conversion premium is current market value of the debenture minus conversion value। और यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए,
मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस कितना होती है जी? इश्यू प्राइस के बराबर, बिल्कुल ठीक है जी। मार्केट वैल्यू डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इशू इज इक्वल टू इशू प्राइस। इशू प्राइस कैन बी नॉमिनल वैल्यू, इशू प्राइस कैन बी एट डिस्काउंट, इसलिए मैंने यहां पे नॉमिनल वैल्यू का वर्ड नहीं यूज किया, मैंने इशू प्राइस का वर्ड यूज किया है। मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इशू इज इक्वल टू इशू प्राइस। लेटर ऑन फिर मार्केट में इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव के साथ दैट विल चेंज। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डिबेंचर इशू होने के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे तो डिबेंचर की मार्केट वैल्यू ऊपर चली जाएगी। डिबेंचर इशू होने के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो डिबेंचर की वैल्यू नीचे चली जाती है। बट एट द टाइम ऑफ इशुएंस मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज इक्वल टू इशू प्राइस, नॉट नॉमिनल वैल्यू, याद रखिएगा। इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू फर्क है। अब हम डीप डिस्काउंट डिबेंचर, जीरो कूपन डिबेंचर पढ़ के आए हैं। इशू प्राइस कैन बी एट डिस्काउंट। अच्छा, ये कन्वर्जन प्रीमियम अकॉर्डिंगली हम बात करें तो इट इज मार्केट वैल्यू माइनस कन्वर्जन प्रीमियम है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जब डिबेंचर इशू हुआ तो उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू इशू प्राइस 100 के बराबर थी। डिबेंचर पार पे इशू हुआ, नॉमिनल वैल्यू पे इशू हुआ तो मार्केट वैल्यू भी नॉमिनल वैल्यू है, और उस वक्त कन्वर्जन प्रीमियम 20 था। लेट्स अज्यूम बाद में जब कन्वर्जन वैल्यू 84 पे गई तो उस वक्त शायद मार्केट वैल्यू भी डिबेंचर की 108 पे जा चुकी थी। इसका मतलब कन्वर्जन प्रीमियम 24 पे मूव कर गया। जस्ट लाइक मार्केट वैल्यू, कन्वर्जन प्रीमियम भी स्टैटिक नहीं रहता। कन्वर्जन प्रीमियम के स्टैटिक कांस्टेंट ना होने की दो वजूहात हैं, एक तो ये भी बदलती रहती है और ये भी बदलती रहती है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट का उतार चढ़ाव आएगा, ये भी बदल जाएगा, और मार्केट में शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव आएगा तो ये भी बदल जाएगी। ये दोनों वैल्यूज बदलती रहती हैं। एज अ रिजल्ट कन्वर्जन प्रीमियम भी स्टैटिक नहीं रहता, वो भी बदलता रहता है। ये छोटी छोटी दो कैलकुलेशन है विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो एनी क्वेश्चन? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे हमने बात की। अच्छा, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। इसमें इंटरेस्ट रेट स्लाइटली लोअर होता है देन स्ट्रेट फॉरवर्ड या नॉर्मल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कल मैं कह रहा था 9% इंटरेस्ट रेट है, जब तक डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होता इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट स्लाइटली लो होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डिबेंचर। और उसकी वजह यह है कि जो नॉर्मल या स्ट्रेट डिबेंचर्स होते हैं वहां पे कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ऑफर कर रही है। यहां पे कंपनी इंटरेस्ट इनकम तो दे ही रही है, साथ कैपिटल गेन का ख्वाब भी दे रही है, गारंटी नहीं है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड में, जीरो कूपन बॉन्ड में कैपिटल गेन की गारंटी है। वहां पे इसलिए कैपिटल गेन की गारंटी है तो डिपेंडिंग अपॉन कितना कैपिटल गेन गारंटी है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट नीचे लाया जाता है। डीप डिस्काउंट में कैपिटल डीप डिस्काउंट अगर आपने से 20% डिस्काउंट है तो इंटरेस्ट रेट से 10 की जगह 8 होगा। डीप डिस्काउंट में से 50% डिस्काउंट है तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है 10 की जगह 6 पे आ जाए। जितना डिस्काउंट है उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट एडजस्ट किया जाएगा। डिस्काउंट ज्यादा है मतलब कैपिटल गेन ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है। वहां पे तो गारंटीड है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। यहां पे गारंटीड नहीं है। यहां पे तो ये कहा जा रहा है जी आप हमसे डिवेंचर ले लो और 7-8 साल बाद जब कन्वर्जन ऑप्शन आएगी तब उम्मीद है कि आप कुछ कैपिटल गेन कमा पाओगे। कैपिटल गेन की उम्मीद है, गारंटी कोई नहीं है। इसलिए यहां पे ज्यादा कट नहीं होता इंटरेस्ट रेट में भी 1% आधा %, बट इट हैज टू बी लोअर, क्योंकि बहरहाल कुछ ना कुछ कैपिटल गेन की ऑफर जरूर है, गारंटी नहीं है, ऑफर है, तो इसलिए स्लाइटली लोअर होता है। बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, यहां पे कम होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट स्टेट डिबेंचर के मुकाबले में, बट इट हैज टू बी लो, क्योंकि कन्वर्टेबल डिबेंचर में स्टेट डिबेंचर के मुकाबले में इंटरेस्ट के अलावा कैपिटल गेन की अट्रैक्शन भी है कन्वर्जन ऑप्शन के थ्रू। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक और एक्टिविटी के मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर किस चीज पे डिपेंडेंट है? वैसे तो हमने कहा था ना स्ट्रेट डिबेंचर की मार्केट प्राइस तो डिपेंडेंट होती है सिर्फ दो चीजों पे, एक फ्यूचर कैश फ्लोज और एक प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट।
इन्हीं से हमने मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकाली थी ना। लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर के डिटर्मिनेंट्स और भी होते हैं। प्राइस ऑफ सिमिलर स्टेट डिबेंचर से 9% कूपन रेट का कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो 9% कूपन रेट का स्टेट डिबेंचर अगर होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? दैट विल बी द मिनिमम प्राइस। इससे नीचे कन्वर्टेबल डिबेंचर की प्राइस नहीं जाएगी। करंट कन्वर्जन वैल्यू, इस पे भी डिपेंड करेगा कन्वर्टेबल डिबेंचर की प्राइस। लेंथ ऑफ टाइम बिफोर द कन्वर्जन में टेक प्लेस, कन्वर्जन में टाइम कितना रहता है, इस पे भी डिपेंड करता है कन्वर्टेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू। एंड मार्केट एक्सपेक्टेशन एज टू फ्यूचर मार्केट प्राइस मूवमेंट ऑफ द शेयर, फ्यूचर में शेयर प्राइस में कितनी चेंजेस आने की उम्मीद है, क्योंकि बहरहाल कन्वर्टेबल डिबेंचर के साथ कन्वर्जन ऑप्शन भी है ना। जरूरी तो नहीं आप कन्वर्टेबल डिबेंचर रिडीम कराओ, आप कन्वर्ट भी तो करा सकते हो। तो कन्वर्जन के बदले आपको शेयर मिलने हैं, तो फ्यूचर में शेयर की प्राइस कहां तक जाने की उम्मीद है, इस पे भी डिपेंडेंट है कन्वर्टेबल डिबेंचर की प्राइस। ये चारों फैक्टर एक साथ फिर पढ़ो और सोचो कौन सा फैक्टर आपको समझ नहीं आ रहा। हाउ अ फैक्टर इज रिलेटेड टू मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। कोई बात समझ नहीं आती पूछिए जनाब। जी बेटा, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा कि कैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू। जी बेटा, बेटा स्ट्रेट डेट से मुराद तो नॉर्मल डिबेंचर, ठीक है। स्ट्रेट डिबेंचर से मुराद है नॉर्मल डिबेंचर, जो कि पार पे इशू हुआ, पार पे रिडीम होना है, इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। तो सिमिलर स्ट्रेट डिबेंचर से मुराद स्ट्रेट डिबेंचर ऑफरिंग द सेम इंटरेस्ट रेट जो कन्वर्टेबल डिबेंचर दे रहा है। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर भी 9% इंटरेस्ट दे रहा है, स्ट्रेट डिबेंचर भी 9% इंटरेस्ट दे रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर होता है फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। तो स्ट्रेट डिबेंचर में फ्यूचर में इंटरेस्ट है और साथ रिडम्पशन वैल्यू है, उसकी पीवी लोगे। और कन्वर्टेबल डिबेंचर में फ्यूचर में इंटरेस्ट है और उसके साथ हायर ऑफ या कन्वर्जन वैल्यू मिलेगी अगर ज्यादा है। तो अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो आप शेयर्स ले लोगे, अगर मार्केट प्राइस कम है तो प्रिंसिपल तो मिलेगा, प्रिंसिपल से कम तो नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेट डिबेंचर में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है, कन्वर्टेबल डिबेंचर में इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से ज्यादा अमाउंट भी हो सकती है, प्रिंसिपल से कम तो नहीं हो सकती। जो जब कन्वर्टेबल डिबेंचर के फ्यूचर कैश फ्लो स्ट्रेट डिबेंचर से कम नहीं हो सकते तो उसकी मार्केट वैल्यू भी स्ट्रेट डिबेंचर से कम नहीं हो सकती। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सिमिलर स्ट्रेट डिबेंचर की प्राइस है वो कन्वर्टेबल डिबेंचर की मिनिमम प्राइस रहती है, उससे ज्यादा हो सकती है। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस मूवमेंट है कि फ्यूचर में प्राइस ऊपर चली जाएगी और कन्वर्जन ही एक्सरसाइज होगी, तो फिर कन्वर्टेबल देखो ना, अगर तो है हमें एक स्ट्रेट डिबेंचर या नॉर्मल डिबेंचर कह लो और एक कन्वर्टेबल डिबेंचर कह लो, दोनों की लेट से 5 साल इंटरेस्ट आना है, दोनों में से $10 का 5 साल इंटरेस्ट आना है, इसमें 5 साल बाद पक्का रिडम्पशन है। यहां पे रिडम्पशन भी हो सकती है और हो सकता है 110 शेयर 110 पे पहुंच जाए। तो अगर शेयर 110 पे पहुंच गए तो हम 110 ले लेंगे, 100 को फोरगो कर देंगे। और अगर शेयर ऊपर नहीं जाते तो 100 तो लेंगे ना हम। तो कैश फ्लोज या नॉर्मल डिबेंचर के बराबर होंगे या ज्यादा होंगे, कम नहीं हो सकते, ठीक है। तो कैश फ्लो पे ही तो डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू। जी जनाब, कोई और किसी और पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछिए। जी बेटा, नॉट नेसेसरली, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि यहां पे कैपिटल गेन गारंटीड नहीं है ना, कैपिटल गेन गारंटीड नहीं है। जहां पे कैपिटल गेन गारंटीड है, जैसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड में था, जीरो कूपन बॉन्ड में था, वहां पे कैपिटल गेन गारंटीड था।
वहां पे आप कह सकते हो कि शायद एनुअल इंटरेस्ट का रेट और इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन की इनकम का रेट मिला के शायद आसपास होना चाहिए। बिल्कुल मैचिंग नहीं होगा, थोड़ा फर्क रहेगा, लेकिन आसपास रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। बट यहां पे फर्क हो सकता है क्योंकि यहां पे गारंटी नहीं है। ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर तकरीबन आसपास रहती है। सिर्फ इंटरेस्ट से इनकम आ रही है या इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, टोटल इनकम आसपास रहती है इन्वेस्टर की। जी कोई और सवाल इन पॉइंट्स पे? बेटा किसी और पॉइंट की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछिए। अच्छा, फिफ्थ टाइप ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर विद वारंट्स। वारंट इज जस्ट लाइक अ राइट लेटर। लेकिन राइट लेटर क्या होता है? वो तो इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किया जाता है। वारंट राइट लेटर है, लेकिन ये इशू किया जाता है डिबेंचर डेट इन्वेस्टर्स को। डेट इन्वेस्टर को ऑप्शन दी जाती है कि भाई आप हमारी कंपनी में डिबेंचर लो, तो डिबेंचर के साथ आपको वारंट लेटर मिलेगा। वारंट लेटर gives debenture holder option to subscribe for fixed number of equity shares at predefined price on a specified future period। मतलब आप कंपनी से डिबेंचर लोगे तो डिबेंचर आप कंपनी आपको डिबेंचर के साथ एक वारंट लेटर दे देगी जिसमें लिखा होगा जी कि आपके पास आज से 5 साल बाद से $3 के हिसाब से 50 शेयर खरीदने का राइट है। डिबेंचर तो आप ले रहे हो, वो एक अलग डॉक्यूमेंट है। एक वारंट अलग मिल गया कि भाई फ्यूचर में दिल करे तो पैसे दे के शेयर भी ले लेना। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर में फ्यूचर में आप डिबेंचर वापस करके शेयर लेते हो, डिबेंचर कन्वर्ट होता है। यहां पे डिबेंचर अलग सेफ में पड़ा हुआ है, वारंट अलग सेफ में पड़ा हुआ है। वारंट के बदले शेयर चाहिए तो पैसे दे के शेयर लेने पड़ेंगे। इट गिव्स यू राइट टू सब्सक्राइब या बाय कह लो। सब्सक्राइब का मतलब यहां पे बाय कह लो, बाय कह लो, परचेज कह लो। कंपनी शेयर इन्वेस्टर डेट इन्वेस्टर जिसके पास वारंट लेटर है वो शेयर्स बाय कर सकता है। फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स लेटर पे लिखा होगा, प्राइस लिखी होगी लेटर पे, पीरियड लिखा होगा फ्यूचर में किस पीरियड में किस साल में आप खरीद सकते हैं। वारंट भी एक तरह की आप इन्वेस्टर को एडिट अट्रैक्शन देता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि कन्वर्टेबल डिबेंचर भी डेट इन्वेस्टर को एक एडिशनल अट्रैक्शन देता है। भाई जो अगर आप हमारे डिबेंचर लोगे तो कल को आप इनको शेयर्स में कन्वर्ट करके कुछ कैपिटल गेन भी कमा सकते हो। सेम इज द केस हियर। भाई अगर आप हमारे डिबेंचर लोगे हम आपको राइट शेयर्स खरीदने का राइट भी देंगे वारंट की सूरत में, और कल को आप वो शेयर्स खरीद के कैपिटल गेन भी कमा सकते हो। क्योंकि यहां पे भी वही बात आ जाती है ना कि डिबेंचर होल्डर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो प्राइस फिक्स दे दी गई है ना कि अभी 5 साल बाद आप $3 के हिसाब से शेयर ले लेना। तो मार्केट में अगर प्राइस $3 से ऊपर होगी तो शेयर बाय कर लेगा डिबेंचर होल्डर, तो कहेगा जी वारंट लेके जाएगा बैंक में, पैसे जमा करा के शेयर ले आएगा। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस 3 से नीचे होगी तो लेटर उठा के डस्टबिन में डाल देगा, कोई जरूरत नहीं, कोई नुकसान तो कोई नहीं है ना। ठीक है, तो ये भी एक एडिशनल अट्रैक्शन है डिबेंचर होल्डर को कि यू कैन अर्न कैपिटल गेन इन फ्यूचर इफ यू बाय आवर डिबेंचर्स। ये वही बात जो हमने कल की थी कि इट एड्स मोर चांसेस टू द सक्सेस ऑफ अ डिबेंचर इशू। एडिशनल अट्रैक्शन है, डिबेंचर खरीदने पे वारंट लेटर भी मिलेगा, तो इससे डिबेंचर के इशू की सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। वारंट ऑप्शन इफ नॉट एक्सरसाइज विल लैप्स आफ्टर ड्यू डेट, एक्सपायर हो जाएगी। इफ द डिबेंचर होल्डर डिसाइड टू एक्सरसाइज ही बिकम्स द शेयर होल्डर आल्सो एट द सेम टाइम, बिकम्स शेयर होल्डर आल्सो। डिबेंचर होल्डर भी है, शेयर होल्डर भी है। आई रिपीट, कन्वर्टेबल डिबेंचर में आप पहले डिबेंचर होल्डर हो और बाद में शेयर होल्डर बन जाते हो, डिबेंचर होल्डर नहीं रहते। यहां पे आपके पास दोनों इंस्ट्रूमेंट है,
डिबेंचर भी है और जब आपने शेयर्स के पैसे दे दिए तो शेयर्स भी आ गए। डिबेंचर नहीं वापस किया आपने, डिबेंचर अपने मैच्योरिटी पे जाके ही रिडीम होंगे। If warrants are issued with loan notes, bondholder make a cash payment for the shares, retain the loan notes till redemption. लोन नोट्स या डिबेंचर रिडम्पशन तक आपके पास रहेंगे, रिडम्पशन तक आपको इंटरेस्ट आएगा। इन बिटवीन आप शेयर्स बाय करो या ना करो, उसका डिबेंचर्स की रिडम्पशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर के फायदे हैं कंपनी को, और ये कन्वर्टेबल डिबेंचर के फायदे हैं इन्वेस्टर को। जरा इनको रीड थ्रू कीजिए और जो पॉइंट समझ नहीं आता पूछिए अगेन। हमें ये पॉइंट एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2-3 नंबर का नोट भी आ सकता है। एडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर टू इन्वेस्टर, एडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर टू कंपनी। सेल्फ लिक्विडेटिंग, सेल्फ लिक्विडेटिंग से मुराद है कि ये खुद ब खुद रीपे हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर में कंपनी को रीपेमेंट के लिए फंड्स की अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। कंपनी को सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कंपनी के शेयर प्राइस, कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होने की वजह से कन्वर्जन प्राइस से ऊपर है। अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू कन्वर्जन प्राइस से ऊपर होगी तो कन्वर्जन पीरियड में कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज ज़रूर होगी, और जब कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज होगी तो किताबों में सिर्फ एक एंट्री डलेगी, डेबिट डिबेंचर क्रेडिट शेयर कैपिटल। पैसे नहीं देने पड़ेंगे, डेट खत्म हो गया, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया और कंपनी ने डिबेंचर कैंसिल किए, उनकी जगह शेयर इशू कर दिए। तो डेट रीपेमेंट के लिए कंपनी को फाइनेंस की रेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेल्फ लिक्विडेटिंग से मुराद खुद ब खुद खत्म हो जाना। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। सेल्फ रीपेमेंट इनकी ऑटो पे इनकी रीपेमेंट लगी होती है। सिर्फ आप कंपनी को इंश्योर करना है कि उसकी मार्केट प्राइस कन्वर्जन प्राइस से बेहतर रहे। जी बेटा, दूसरा पॉइंट बेटा, इन्वेस्टर्स, डेट इन्वेस्टर है, उसको फ्यूचर में इक्विटी में शेयर कन्वर्ट करने की ऑप्शन मिलती है। और जब आप इक्विटी में शेयर्स, इक्विटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट कर लेते हो तो यू बिकम शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर तो कंपनी की ग्रोथ के साथ उसकी रिटर्न ग्रो करती है ना।
जब तक आप डेट इन्वेस्टर हैं, कंपनी जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, आपकी रिटर्न में कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन जब आप शेयर होल्डर बन जाते हैं तो यू ग्रो विद द कंपनी। कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी अर्निंग ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी शेयर प्राइस ग्रो करेगी। डिबेंचर में ऐसा नहीं होता। कंपनी की ग्रोथ का ताल्लुक आपकी इनकम से नहीं है, कंपनी की ग्रोथ का ताल्लुक डिबेंचर की प्राइस से नहीं है। रिटर्न टू डिबेंचर होल्डर फिक्स होती है रेट के साथ, और मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर का ताल्लुक मार्केट में इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव से है, कंपनी की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन शेयर होल्डर की रिटर्न का ताल्लुक भी कंपनी की परफॉर्मेंस से है, और शेयर की मार्केट वैल्यू का ताल्लुक भी कंपनी की परफॉर्मेंस से है, काफी हद तक। दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट काफी हद तक। सो कंपनी की ग्रोथ से ताल्लुक जुड़ जाता है शेयर होल्डर बनने के साथ। ये इन्वेस्टर वाला, कंपनी वाला, बेटा इसमें जो वो बात यहां पे लिखी हुई है कि कंपनी इशू इक्विटी करना चाहती है, बाज का ऐसा होता है प्रैक्टिकली, कंपनी इशू इक्विटी करना चाहती है, लेकिन अपफ्रंट में इक्विटी इशू करने में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं एकदम से, और इक्विटी इशू करके पैसा आया तो क्या उस पैसे से अर्निंग भी एकदम बढ़ जाती है? अर्निंग तो आराम से फ्यूचर में प्रोजेक्ट के रिजल्ट जब आएंगे फिर ही बढ़ेंगे। तो अदर इसका मतलब हुआ कि आपने जब शेयर इशू किए फाइनेंस रेज करने के लिए, तो इमीडिएटली आपकी अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है, क्योंकि आपकी अर्निंग नहीं बढ़ी, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, तो सेम अर्निंग डिवाइडेड ओवर लार्जर नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस नीचे चली। अब कंपनी शेयर्स की जगह जब डिबेंचर इशू करती है तो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के नहीं बढ़ते। तो इन दिस वे, और नंबर ऑफ शेयर्स कब बढ़ेंगे? लेटर ऑन फ्यूचर में जब कन्वर्जन ऑफ एक्सरसाइज होगी, एंड बाय दैट टाइम कंपनी का प्रोजेक्ट जिसके लिए पैसा रेज किया था वो अपने पांव पे खड़ा होकर स्टैब्लिश होकर प्रॉफिट देना शुरू कर चुका होता है। सो बाय इशूइंग कन्वर्टेबल डिबेंचर इन द फर्स्ट प्लेस, कंपनी इज एबल टू डिले द डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस, और बाय द टाइम डाइल्यूशन की बारी आती है तब तक कंपनी के प्रॉफिट्स इतने बढ़ चुके होते हैं कि दे आर एबल, कंपनी इज एबल टू एब्जॉर्ब द डाइल्यूशन। शुरू में एकदम डाइल्यूशन आती है तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़े, एकदम अर्निंग नीचे चली आती है। लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू पहले आप डिबेंचर से पैसा लेते हो, उससे कारोबार बढ़ाते हो, अपना कारोबार बढ़ा के अर्निंग ऊपर लेके गए, फिर कन्वर्जन हुई तो उसके बाद जब अर्निंग नीचे आती है तो बेसिक लेवल से नीचे नहीं जाती, जो इंक्रीज लेवल होता है उसी में कुछ कमी आई होती है। सो हम अर्निंग की डाइल्यूशन को डिले कर लेते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके। अगर हम शेयर्स इशू करें तो अर्निंग फौरन डाइल्यूट हो जाती है, डिबेंचर इशू करें तो अर्निंग डाइल्यूशन डिले हो जाती है, और अर्निंग डाइल्यूशन तब आती है जब अर्निंग ग्रो कर चुकी होती है, ग्रोथ के बाद डाइल्यूशन नजर आती है हमें। जी एनी अदर क्वेश्चन? किसी और पॉइंट पे बेटा कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछिए। अच्छा, ये अब इसके ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक टू कंपनी क्या है कन्वर्टेबल डिबेंचर के, और ड्रॉबैक टू इन्वेस्टर क्या है, इनको भी पढ़ लीजिए। इनमें कोई बात समझ नहीं आती पूछिए।
एडिशनल नहीं होगा, जब कन्वर्जन हो जाती है तो इंटरेस्ट डिसकंटिन्यू हो गया, अब डिविडेंड मिलेगा, बिल्कुल, अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। There may be less profit available for distribution. ये बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के रेफरेंस से बात कर रहा है, एज डिविडेंड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स टू इन्वेस्टर में जो बात लिखी हुई है कि कन्वर्जन के बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो कम हो जाता है, इस सेंस में कि देयर आर न्यू शेयर होल्डर्स एज वेल नाउ। पहले था कि आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से कन्वर्टेबल डिवेंचर का इंटरेस्ट साइड पे करते थे, जो कि डेफिनेटली रिटर्न टू इक्विटी के मुकाबले में कम होता था, और फिर आप प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे शेयर होल्डर में। जैसे हम एक छोटा सा डाटा बना के यहां पे देखें तो आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेट्स अज्यूम आपका 100 रुपया था, आप इसमें से इंटरेस्ट लेस करते थे से 20 रुपये का, और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था 80, फिर इसमें से आपसे टैक्स पे करते थे से 30% का, वो बना 24, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम समझते हैं सारे का सारा अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, हम कहते हैं यही डिविडेंड था हमारा, जो कि बनता है 56। लेट्स अज्यूम ये 56 डिवाइड हो रहा है 10 शेयर होल्डर में, तो पर शेयर डिविडेंड कितना आ गया? 5.6। अब ये कहानी बदल जाती है कि जब आपके शेयर्स कन्वर्ट हो गए तो इंटरेस्ट हो गया 0। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 100, टैक्स आपका 30, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या डिविडेंड बन गया 70, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है अब आपके शेयर होल्डर्स 10 नहीं रहे, अब आपके शेयर होल्डर 15 हो गए हैं, तो 15 शेयर हो गए हैं, तो आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी बनी? 4.67। ये बात की जा रही है कि इस तरह आपकी अर्निंग में डाइल्यूशन भी आती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की सेहत पे असर पड़ा। मतलब मे बी डेट इन्वेस्टर तो खुश होगा कि डेट इन्वेस्टर को पहले जो पैसे मिल रहे थे उससे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे उसको, मे बी, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर की सेहत पे ज्यादा असर पड़ जाता है। जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट, नंबर्स में थोड़ा हो सकता है हेर फेर हो, लेकिन पॉइंट ये है कि भाई आपकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनकी अर्निंग, उनके लिए अवेलेबल प्रॉफिट कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा कंपैरिजन देख लीजिए बैंक लोन वर्सेस डिबेंचर का। हमने बैंक लोन पे भी बड़ी ब्रीफ सी बात की थी, बैंक लोन पे ज्यादा बात हुई नहीं कि बैंक लोन सीधी ट्रांजैक्शन है, आपको जितने साल के लिए जो पैसा चाहिए बैंक को रिक्वेस्ट करते हो, बैंक उसके मुताबिक आपको पैकेज बना के ऑफर कर देता है, ठीक है जी इस इंटरेस्ट रेट पे, इस सिक्योरिटी गेंस इतने साल का पैसा हम देने पे तैयार हैं। उसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। डिबेंचर में हमारी काफ़ी ज़्यादा बात हुई, क्योंकि डिबेंचर में मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया, उनकी टाइप्स डिस्कस की, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे बात की। नाउ इट इज़ बैंक वर्सेज डिबेंचर, कि हमें पैसा लॉन्ग टर्म बैंक से भी ले सकते हैं, पैसा डिबेंचर से भी ले सकते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? रीड थ्रू कीजिए, कोई बात समझ नहीं आती पूछिए। हमने 6 एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनमें हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है। एक फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, स्पीड है, इशू कॉस्ट है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। 6 एस्पेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको लेके हमने डिफरेंशिएट किया है बैंक लोन और लोन स्टॉक में। कहीं पे बैंक लोन एडवांटेजियस है, कहीं पे डिबेंचर एडवांटेजियस है। लोन स्टॉक या डिबेंचर एक ही बात है।
फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपने एक दफा बैंक से लोन ले लिया और आप उन टर्म्स को रिवाइज करना चाहते हो, तो बैंक लोन में फ्लेक्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ये कि आप बैंक से लोन लिया है, एक सिंगल पार्टी से लोन लिया है, उस सिंगल पार्टी के सामने टेबल पे बैठ के आप टर्म्स निगोशिएट कर सकते हो कि जी मैंने आपसे 10 साल का लोन लिया था, 10 नहीं मैं 12 साल में पे करूंगा। एक सिंगल पार्टी है, बैंक में एग्री। लेकिन डिबेंचर में दिस मे नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि आपने किसी एक पार्टी से लोन नहीं लिया, आपने तो पब्लिक से लोन लिया है। पब्लिक से कैसे टेबल पे बैठ के निगोशिएट करोगे आप? पब्लिक ने तो एक फिक्स्ड टर्म के ऊपर आपको एक फिक्स्ड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको लोन दिया है। तो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू अप्रोच द पब्लिक एंड आस्क देम टू अप्रूव द चेंज इन द टर्म्स। दे मे नॉट इन द पोजीशन, दे कैन नॉट अप्रूव। इसलिए हम कहते हैं डिबेंचर की टर्म एक साथ आपने ऑफर कर दी वो फिक्स है। बैंक से आपने जो टर्म्स ली उनको आप बैंक से निगोशिएट करके चेंज कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, आपकी जो बैंक से डीलिंग है, बैंक जो इंफॉर्मेशन है लोन की वो बैंक के पास ही रहती है, और उसकी इंफॉर्मेशन भी बैंक के पास ही रहती है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन आप डिबेंचर के लिए करते हो वो पब्लिक हो जाती है, क्योंकि पब्लिक को आपने इनवाइट करना है, अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी भी बतानी पड़ेगी, सिक्योरिटी भी बतानी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट बताना पड़ेगा, सब कुछ आपको पब्लिक को बताना पड़ता है। इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती। आपके कंपैटर के पास आपकी इंफॉर्मेशन जा सकती है विच मे नॉट बी गुड एट टाइम। स्पीड, बैंक लोन इज क्विक टू अरेंज, बिकॉज आपने एक बैंक से बात करनी है और उससे लोन अप्रूव करवा के हासिल कर लेना है। लेकिन पब्लिक से लोन लेना अगेन इट टेक्स टाइम। उसमें आपको बैंकों से फंड्स कलेक्शन की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज होंगी स्टॉक एक्सचेंज की अगर आपके लिस्टेड डिबेंचर्स हैं, सो इट टेक्स टाइम। इशू कॉस्ट बैंक से लो है, डिबेंचर की इशू कॉस्ट हाई होती है। अगेन पब्लिक इशू है ना भाई, उसका मैंने बता दिया। पब्लिक इशू में जितना शेयर्स में पब्लिक इशू में कॉस्ट आती है, डिबेंचर के पब्लिक इशू में भी कॉस्ट आती हैं। रिस्ट्रिक्शंस, बैंक लोन्स में बी मोर रिस्ट्रिक्टिव whereas डिबेंचर में बी लेस रिस्ट्रिक्टिव। हम कोवेनेंट के रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि बैंक के कोवेनेंट स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, डिबेंचर के कोवेनेंट लेस रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, लेस स्ट्रिक्ट होते हैं। उसकी वजह क्या है? बैंक के कोवेनेंट बैंक डिक्टेट करता है कि जी मैं आपको लोन दूंगा इन शराइत के ऊपर, पर डिबेंचर के कोवेनेंट पब्लिक डिक्टेट नहीं करती। डिबेंचर के कोवेनेंट्स कंपनी खुद अपने प्रोस्पेक्टस में छापती है कि हम इन शराइत के तहत आपसे कर्जा मांग रहे हैं, तो जिसको वो शराइत कबूल है वो कर्जा दे देगा। और शराइत चूंकि कंपनी खुद डिजाइन कर रही होती है तो वो अपने बिजनेस के लिहाज से ज्यादा स्ट्रिक्ट शराइत नहीं रखती। कुछ ना कुछ शराइत जरूर होंगी, लेकिन वो इनकी निस्बत लेस रिस्ट्रिक्टिव होंगी। आई रिपीट, कोवेनेंट्स पब्लिक इशू में, प्रोस्पेक्टस में कंपनी खुद प्रपोज करती है कि भाई मैं इन शराइत का पाबंद रहूंगा, अगर आप मुझे कर्जा देंगे तो मैं इन शराइत का पाबंद रहूंगा। कंपनी अपनी बिजनेस की नेचर के लिहाज से वही शराइत रखेगी जो उसके लिए इजियर टू कंप्लाई विद है। बैंक इस चीज का ख्याल नहीं रखेगा। बैंक कहेगा जी मेरे फायदे में जो शराइत है मैंने वो रखनी है। कंपनी कहेगा भाई कुछ मेरा भी काम चलता रहे और डिबेंचर होल्डर का भी कुछ फायदा हो जाए, उनकी भी तसल्ली हो जाए कि भाई मैं किसी शराइत के तहत कर्जा मांग रहा हूं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक ज्यादा डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, जबकि पब्लिक अगेन लेसर इंफॉर्मेशन से भी सेटिस्फाई हो सकती है। उसकी वजह यह है कि बैंक्स दे हैव फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऑन देयर पैनल एंड सो दे नीड हाई लेवल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस एंड देयर कंजम्पशन, जबकि पब्लिक इन जनरल दे डोंट हैव फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑन बोर्ड। उनको तो अपने इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए ना। तो इसलिए एक आम आदमी लेमैन की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट और एक हाई लेवल प्रोफेशनल की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फर्क होती है। जो हाई लेवल प्रोफेशनल होता है दे में रिक्वायर डिटेल्ड मोर एलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर देयर कंजम्पशन। एक लेमैन, एक ऑर्डिनरी पर्सन मे बी सेटिस्फाइड विद much lesser information about the company. जी any question? Again MCQs या नोट 2-3 नंबर का, we should be ready.
मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हमें सोर्स ऑफ फाइनेंस पे ज़्यादातर एमसीक्यूज आते रहे हैं और हमने इस चैप्टर को बार बार हर रिवीजन में इस चैप्टर को किताब से वॉक थ्रू कर लेने हैं। पास्ट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन हमें बड़े लिमिटेड से नजर आने हैं, ज़्यादा एमसीक्यूज ही हैं, और पास्ट पेपर में एमसीक्यू सवाल आते रहे हैं। जो क्वेश्चन आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन उनको भी देख लेंगे, लेकिन मेजर टाइम हमारा एमसीक्यू पे जाना है इसकी डिस्कशन में। जी कोई सवाल? अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन्स पे हमारी डिस्कशन कंप्लीट हुई, बैंक लोन डिबेंचर के रेफरेंस से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर, और एंड में बैंक लोन और डिबेंचर का कंपैरिजन भी देख लिया हमने। अब थोड़ी ब्रीफ सी डिस्कशन शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर हम पढ़े एरिया सोर्स ऑफ फाइनेंस का, जिसमें हमने अभी तक लॉन्ग टर्म सोर्सेज को डिस्कस किया है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हमने इक्विटी पे बात की, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हमने बैंक लोन और डिबेंचर्स पे बात की। अब हम शॉर्ट एंड मीडियम टर्म पे जाते हैं, और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में पहला सोर्स है हमारे पास ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को हमारी लोकल लैंग्वेज में बैंक्स जो उसको नाम देते हैं वो रनिंग फाइनेंस है। बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका नाम रनिंग फाइनेंस है। ओवरड्राफ्ट एक जेनेरिक इसकी कह लो इसकी खसूसियत को देखते हुए नाम दिया गया है, और यह इसका स्पेसिफिक नेम है रनिंग फाइनेंस। पाकिस्तान में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से आर वी ऑल फेमिलियर? शॉर्ट टर्म लोन है और नीड बेसिस पे आप पैसा बैंक से निकलवाते हो, और जब आपके पास पैसा आ जाता है पैसा बैंक में वापस डाल देते हो। जब तक पैसा आपने इस्तेमाल किया सिर्फ उस अरसे का इंटरेस्ट बैंक आपसे चार्ज करता है। जब आपने पैसा वापस बैंक में डाल दिया, बैलेंस जीरो कर दिया लोन का, तो इंटरेस्ट पड़ना बंद हो गया। इट इज डिफरेंट फ्रॉम लोन। बैंक लोन में बैंक आपको पैसा दे देता है, ये लो भाई 10 लाख ले लो, 6 महीने बाद देना वापस। ये भी शॉर्ट टर्म लोन है, 6 महीने का लोन, लेकिन 6 महीने तक आपको लोन पे इंटरेस्ट देना है, उसके बाद पैसा वापस कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट जब चाहिए 10,000 चाहिए 10 निकाल लो, 50,000 चाहिए 50 निकाल लो, लाख चाहिए लाख निकाल लो। बैंक आपको लिमिट दे देता है जी, इस अमाउंट तक जितना कर्जा चाहिए जब चाहिए ले लेना, और जब नहीं चाहिए वापस कर देना। जितनी देर आप कर्जा लेते हो सिर्फ उसी पीरियड में आप इंटरेस्ट पे करते हो। दिस इज ओवरड्राफ्ट। करंट अकाउंट में शॉर्ट टर्म बेसिस पे ओवरड्रॉ करने की आपको लिमिट मिल जाती है, और जितने भी शॉर्ट टर्म लोन होते हैं उनके साथ एक परमानेंट कंडीशन होती है, रीपेएबल ऑन डिमांड। आपने लोन तो ले लिया, और लेकिन हर शॉर्ट टर्म लोन के साथ एक कंडीशन होती है कि बैंक अगर चाहे तो फौरन आपसे लोन वापस मांग सकता है। यूजुअली बैंक मांगता तभी है जब आपकी कोई कोवेनेंट ब्रीच हो जाए। बैंक मांगता तभी है जब आपके लोन की जो एक्सपायर हो जाए उसकी मैच्योरिटी। नॉर्मली शॉर्ट टर्म लोन 1 साल के लिए दिया जाता है ना। 1 जनवरी को लोन दिया गया, 31 दिसंबर तक आपने भाई अप्रूवल है आपके पास। अब या तो 31 दिसंबर को आके रिन्यू करवा लेना, एक और साल के लिए एक्सटेंड करवा लेना। अगर एक्सटेंड नहीं करवाते तो रीपे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए रीपेबल ऑन डिमांड भी लिखा जाता है। अदर फीचर्स, इंटरेस्ट एंड फी आर टैक्स अलाउबल। इंटरेस्ट इज ओनली पेड व्हेन द अकाउंट इज ओवरड्रॉन। पेनल्टीज फॉर ब्रीचिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट कैन बी सेवियर। हमने यहां पे बात की ना, हमें ओवरड्राफ्ट की लिमिट दी जाती है कि भैया आप अपने अकाउंट से मैक्सिमम से 10 लाख तक ओवरड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आप 10 लाख से ज्यादा ओवरड्रॉ कर लोगे तो उस पर पेनल्टी आ जाती है, ठीक है। आप उससे ज्यादा पैसे निकाल लेते हो अपने बैंक से तो देयर आर फाइन्स। नॉर्मली बैंक आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, क्योंकि आप ना बेसिकली करते क्या हो, अपने सप्लायर को चेक लिख के इशू कर देते हो कि भी मेरे बैंक से इतने पैसे निकलवा लेना। अगर आपसे हिसाब किताब में गलती हो गई और आपका 10 की जगह 10.5 लाख पे ओवरड्राफ्ट जा रहा है, तो बाज़ का बैंक आपके सप्लायर को ना नहीं करता ताकि आपकी गुडविल खराब ना हो। आपका सप्लायर चेक लेके बैंक में पहुंचे और बैंक वाला कहे जी बैंक में पैसे नहीं है, तो आपकी गुडविल पे इफेक्ट आता है। तो बैंक बाज़ का कोऑपरेटिव होते हैं इस हद तक कि अगर आपने एक अमाउंट अपनी लिमिट से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा बैंक से निकलवाने का चेक जारी कर दिया है तो बैंक में एंटरटेन दैट जस्ट टू सेव योर गुडविल, लेकिन आपको फाइन लगा देगा। भी आपने गलती की थी, हमने आपकी इज्जत तो बचा ली थी, लेकिन अब हमें आप इसका जुर्माना दें, आपने लिमिट से एक्सीड करके, वायलेट करके। और ये लिमिट से एक्सीड करने के जुर्माने जैसे यहां पे लिखा हुआ है सेवियर होते हैं, काफी ज्यादा जुर्माना होता है, छोटा बड़ा जुर्माना नहीं होगा। मकसद सिर्फ यह है जुर्माने का कि आप मोहतात रहें और ये गलती ना करें।
और मकसद यहाँ पे जनाब इसका क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है वो बता दिया गया है। डे टू डे ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोई बिजली का बिल आ गया, कोई सप्लायर की पेमेंट करनी है, जैसे मैं मिसाल दे रहा था, तो डे टू डे खर्चे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ नॉट यूज फॉर फाइनेंसिंग कैपिटल एसेट। ये डे टू डे वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा, इंटरेस्ट तो होगा, पेनल्टी भी होगी, एक्सीड करने की पेनल्टी लैदा है, और लोन जितना भी लिया वो लिमिट के अंदर है, लिमिट से बाहर चला गया, लोन अमाउंट का इंटरेस्ट भी है। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म लोन्स में फिर ट्रेड क्रेडिट भी शॉर्ट टर्म लोन की ही एक फॉर्म है, ऑल्दो दिस इज कंसिडर्ड इंटरेस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस, लेकिन बहरहाल ये भी एक लोन है। ट्रेड क्रेडिट क्या है कि आप अपने सप्लायर से खरीद लो मटेरियल और उनसे को पेमेंट हम कुछ अर्से बाद देंगे। एक ऑप्शन है ना कि आप सप्लायर से खरीदो और बैंक से उधार लेके पेमेंट कर दो सप्लायर को। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप सप्लायर से को पेमेंट मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा जब मुझे कस्टमर से पैसे आ जाएंगे। एक ऑप्शन बैंक से उधार ले लो 2 महीने के लिए, सप्लायर को फौरन फारग कर दो। दूसरी ऑप्शन सप्लायर से ही 2 महीने का टाइम ले लो ताकि हमें बैंक से उधार ना लेना पड़े। दिस इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट, कि सप्लायर से उधार ले लिया बैंक की बजाय। ट्रेड क्रेडिट बिजनेस में इट इज वेरी कॉमन। बिजनेस में ट्रेड क्रेडिट काफी कॉमन है और ऑलमोस्ट हर बिजनेस में ही ट्रेड क्रेडिट चलता है। हाँ, फर्क ये होता है आप ट्रेड क्रेडिट देने वाली तरफ हो, मतलब आप सप्लायर हो तो आप उधार दे रहे हो, आप बायर हो तो आप उधार ले रहे हो। तो हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, अभी हम सोर्स ऑफ फाइनेंस के रेफरेंस से उधार लेने के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो उधार पे माल बाय करना, दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस। 30 to 60 डेज का उधार बिजनेस में मिलना काफी कॉमन है। वहां फर्क सिर्फ ये होता है कि उधार लेने के लिए आपको अपने सप्लायर से अपनी गुडविल बनानी पड़ती है थोड़ी सी। आप किसी नए सप्लायर के पास जब जाएंगे उधार मांगेंगे तो नया सप्लायर शुरू में भी रिलक्टेंट, कि वो आपको जानता नहीं है, आप लेन देन में कैसे हैं। वो कहेगा जी नहीं जी 1 महीना या 2 महीने तो मेरे साथ कैश पे चलें, पहले आप मेरे साथ कैश पे कारोबार करें, देन आई विल सी कि आप इस काबिल मुझे लगते हैं, आपका कारोबार ऐसा लगता है कि मैं आपको उधार दे सकूं, फिर मैं उधार देने की बात करूंगा। आपने इससे कैश में कारोबार शुरू किया, फिर तो आपने कहा जी हाँ जी 2 महीने 6 महीने गुजर गए, आप उधार की बात करें, कहेगा जी ठीक है जी, लेकिन मैं उधार आपको सिर्फ 15 दिन का दूंगा और 10 लाख तक उधार दूंगा, 10 लाख से ज्यादा माल नहीं आप मुझसे खरीद सकते, और जब पिछला बिल क्लियर करोगे 15 दिन के अंदर फिर अगला आप माल खरीदना, ताकि मैं आपका उधार में भी लेन देन देख लूं। फिर वहां पे स्टैब्लिश हुआ 6 महीने ऐसे चले, देन मे बी वो कहेगी ठीक है अब 15 की जगह 1 महीना उधार कर देता हूं और 15 दिन की जगह 1 महीने का उधार दे देता हूं और 10 लाख की जगह मैं आपको 25 लाख का उधार दे देता हूं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको क्रेडिट पीरियड भी बढ़ा देता है आपका सप्लायर और क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा देता है आपका सप्लायर, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सप्लायर से कमिटमेंट्स के मुताबिक डील करें, जो प्रॉमिस करें उसके मुताबिक पेमेंट करें। अगर आप कमिटमेंट के मुताबिक सप्लायर से चलते हैं तो ट्रेड क्रेडिट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। आपको बैंक से शॉर्ट टर्म में उधार लेने की टेंशन नहीं रहती, जरूरत नहीं रहती, फाइनेंस कॉस्ट आप बचा पाते हो। Advantages: no interest is usually charged unless firm default on payment. In a period of high inflation, trade credit is helpful in keeping the cost down. ये इसका एक और फायदा है। पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन है तो बजाय इसके आप कैश पे खरीदना चाहोगे तो आज से 2 महीने बाद खरीदोगे, कैश 2 महीने बाद आना है, लेकिन उधार पे खरीदने की आपके पास क्रेडिट लाइन है सप्लायर से, तो आज खरीद लो, 2 महीने में तो कीमत बढ़ जाती है। तो हाई इन्फ्लेशन पीरियड में आपको उधार पे खरीदना आपकी परचेज कॉस्ट भी लो रखता है। लेकिन बहरहाल ट्रेड क्रेडिट के कुछ नुकसान भी आ जाते हैं। डिलेज इन पेमेंट, किसी वजह से डिले आ जाए, कंपनी की रेपुटेशन, उधार लेने देने की कैपिटेशन खराब होती है, इसको हम क्रेडिट रेटिंग भी कहते हैं। एडिशनल क्रेडिट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इफ यू आर करंटली डिलेइंग द पेमेंट्स, मजीद उधार देने से इनकार कर देते हैं सप्लायर अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे। Cost of trade credit beyond the agreed terms is very high in terms of penalties, interest charge, as well as in terms of retaining the relationship with the supplier. अगर आप एग्रीड टर्म से ज्यादा उधार एक्सटेंड करते हो तो इसके नुकसानात काफी ज्यादा आ जाते हैं, पेनल्टीज हैं,
फ्यूचर में सप्लाई देने से इनकार है, इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है, रिलेशनशिप आपके ख़राब हो जाते हैं सप्लायर से, और सिर्फ एक सप्लायर से नहीं, मार्केट में रिप्यूट फैल जाती है, पार्टी टाइम पे पेमेंट नहीं करती, उसको उधार ना दो भाई। तो एक दफ़ा आपकी ने टाइम पे पेमेंट की, अपनी रेपुटेशन को डिस्टर्ब कर दिया, तो आपके लिए कैश फ्लो मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी। उसको डील करने के लिए यू मस्ट हैव देन ओवरड्राफ्ट लाइन, क्योंकि तो हाल तो उसका फिर यही है ना, सप्लायर को टाइम पे करना है तो फिर पैसे कहीं से लेके आओ, पैसे लेके आने हैं तो उसके लिए फिर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करना चाहते हो ट्रेड क्रेडिट की, दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप प्रोमिसेस को अपकीप करना का ख्याल करो। जी एनी क्वेश्चन? ट्रेड क्रेडिट क्या है, उसके फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? अगेन 2 नंबर का नोट या 2 नंबर का एमसीक्यू? अच्छा जी, लीजिंग की कहानी पढ़ी हुई है आपने? तो लीजिंग हमारा मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस में चला जाता है। इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग लीज की ऑप्शन भी है, फाइनेंस लीज की ऑप्शन भी है, और ये जनाब इसके डिफरेंसेस हैं। इसमें रीड थ्रू दीज डिफरेंसेस, और कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो पूछें। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज क्या है, इनके फ़र्क यहाँ से आपको फाल दो, आपने पहले भी अपने रिपोर्टिंग में पढ़ा होगा। कौन सा इनका अफेयर्स होता है? IAS 16, IFRS 16। तो IFRS 16 में आपने लीजेस के बारे में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से जनाब जरा वॉक थ्रू कीजिए ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में डिफरेंस, और जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता वो पूछिए। In simple words, operating lease is getting an asset on rental, and finance lease is buying an asset on installments. ऐसा ही है जी, यही फर्क है ना दोनों में? जी जनाब, किसी पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों का, फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज, उसमें एक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछिए जनाब। लीज में लेसी होता है एसेट जो इस्तेमाल करता है, और लेसर होता है जो एसेट बाय करके लीज पे प्रोवाइड करता है। के चलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस पे हम बात कर रहे थे, हमारा चैप्टर 2 कैप 6 का चल रहा था, और इसमें हमने लास्ट जो डिस्कशन की थी दैट वाज ऑन लीजेस। कोई क्वेश्चन जनाब लीजेस से रिलेटेड? फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज? अच्छा जी, ये कुछ और मजीद शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट
विच इज यूज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक। एक है इनमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और दूसरा है ट्रेजरी बिल्स। CDs, certificate of deposit या CDs, which is issued by a bank acknowledging that a certain amount of money has been deposited with it for a certain period of time, usually a short term. डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, इन्वेस्टर बैंक में पैसा जमा कराए और बैंक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट इशू कर देता है इन्वेस्टर को, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बेसिकली हम जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक के लिए तो वो बोरिंग है ना, हमने बैंक को पैसे उधार दिए हैं, बैंक ने हमसे पैसे उधार लिए हैं जो कि आगे बैंक ने किसी और को उधार देने होते हैं शायद, लेकिन हमारा जो डिपॉजिट है, इन्वेस्टर का डिपॉजिट जो है, वो बैंक के लिए लोन है। लेकिन बैंक इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहता है, बैंक इसको डिवेंचर नहीं कहता। नॉर्मली तो लोन रिसीव करने के अगेंस्ट जो इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो वो डिवेंचर कहलाता है, बट डिवेंचर इज यूज फॉर द लॉन्ग टर्म फंड्स। सीडीज जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। सीडीज हमारे यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, दिनों में, महीनों में, उसके हिसाब से होते हैं। सीडीज इज इश्यूड टू द डिपॉजिटर एंड अट्रैक्ट स्टेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, X% इस पर इंटरेस्ट मार्क होता है। डिपॉजिटर विल बी अनदर बैंक और अ लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बैंक में पैसा जमा कराने वाला बैंक भी हो सकता है और लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। नॉर्मली इंडिविजुअल इन्वेस्टर को सीडीज इशू नहीं किए जाते क्योंकि सीडीज बड़ी अमाउंट्स में डिनोमिनेशन में इशू किए जाते हैं सर्टिफिकेट्स। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास इतने फंड यूजुअली होते नहीं हैं, तो ये फैसिलिटी या लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेरी कितनी ही ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास जब सरप्लस फंड आता है तो दे इन्वेस्टेड इन सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देते हैं सरप्लस फंड्स कि 15 दिन, 20 दिन, महीने के लिए उनके पास 2 महीने के लिए पैसे पड़े हुए हैं, जो फॉर एग्जांपल किसी मशीनरी को खरीदने के लिए उन्होंने हासिल किया, मशीनरी की पेमेंट 2 महीने बाद करनी है तो 2 महीने के लिए वो सीडी में जमा करा देते हैं ताकि कुछ ना कुछ इनकम इस पर जनरेट हो जाए। या सेम बैंक्स, हमने बात की थी, किसी बैंक के पास सरप्लस पैसा है, दूसरे को उसको पैसे की जरूरत है, तो एक बैंक दूसरे को पैसा इन्वेस्ट कर देता है दूसरे के पास, दूसरे को उधार दे देता है, किस रेट पे भला? काइबोर पे। बिल्कुल ठीक है। तो सीडीज वहां पे उस मकसद के लिए भी यूज की जाती है कि एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे, सीडीज उसके अगेंस्ट इशू हो जाए। अच्छा, सीडीज का एक और फीचर भी है, दे आर निगोशिएबल एंड ट्रेडेड ऑन सीडी मार्केट। सो इफ सीडी होल्डर विशेज टू ऑब्टेन इमीडिएट कैश ही कैन सेल द सीडीज ऑन द मार्केट एट एनी टाइम। सीडीज सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेडेबल होते हैं। एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जिसमें ओरिजिनली इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, जैसे गाड़ियों की बात करो, आपने अगर नई गाड़ी लेनी है तो आपसे नई गाड़ी आपने सुजुकी की लेनी है तो सुजुकी के शोरूम पे जाओगे, होंडा की लेनी है तो होंडा के शोरूम पे जाओगे। दैट इज द प्राइमरी मार्केट, नई गाड़ी वहां पे फर्स्ट टाइम सेल की जा रही है। लेकिन अगर आपने सुजुकी की यूज्ड गाड़ी लेनी है तो क्या आप शोरूम जाते हो? आप सेकेंडरी सेकेंड हैंड कार्स की मार्केट है, जैसे आजकल हमारे इधर पास यहाँ पे मौलाना शौकत अली रोड बड़ी मार्केट डेवलप हुई भी है, उधर जेल रोड बड़ी पुरानी मार्केट है, इसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। तो सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करनी है, यू गो टू सेकेंडरी मार्केट, और अगर आपने कोई नई गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करनी है तो आप प्राइमरी मार्केट, शोरूम्स, वहां जाते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यही बात है कि आपने फ्रेश नया इंस्ट्रूमेंट लेना है तो आप बैंक से डायरेक्टली बाय करते हो, विच इज द प्राइमरी मार्केट। बैंक से डायरेक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय करना, दिस इज आप कह सकते हो इन्वेस्टिंग इन द प्राइमरी मार्केट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बाय कर लिया है, इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी तो 2 महीने बाद है, लेकिन मुझे आज इसकी जरूरत पड़ गई पैसे की, तो आप उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो, क्योंकि बैंक ने तो मैच्योरिटी पे पैसे देने हैं, तो मैं बैंक को नहीं बेच सकता, मैं किसी और इन्वेस्टर को बेच सकता हूं कि भाई मेरा 1 महीना गुजर चुका है, 3 महीने का इंस्ट्रूमेंट था, 1 महीना गुजर चुका है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1 महीने का आप मुझे दे दो, इंस्ट्रूमेंट आप ले लो, और 3 महीने मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट आप ले लेना इसका। तो वो आप इंस्ट्रूमेंट बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। सीडी में ये ऑप्शन भी अवेलेबल होती है, लेकिन जैसे हमने शुरू में कहा, सीडी सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज होती है। कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कोई टेक्सटाइल मिल, कोई शुगर मिल सीडी की मदद से फाइनेंस रेज नहीं कर सकते। सीडी की मदद से फाइनेंस रेज करना सिर्फ बैंक ही का काम है।
अच्छा, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, यूजुअली थ्रू सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट के जो इशूड बॉन्ड्स होते हैं उनको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। These are usually issued to finance short-term cash deficiencies in the government's expenditure program. गवर्नमेंट के जो बजट्स में एक्सपेंडिचर डेफिसिट्स आ जाते हैं, इनकम कम और एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए, तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट, टेम्परेरी डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, उससे फाइनेंस रेज करती है और अपनी नीड्स पूरी करती है। Essentially, bonds issued by government giving a promise to pay a certain amount to their holders on maturity. Typically, they have a term of less than a year maturity, after which the holder is paid the full value of the bill. Principal plus interest को मिल जाता है। तो ट्रेजरी बिल, जैसा सीडीज हमने कहा था, वो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से इशू करते हैं। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सेंट्रल बैंक इशू करती है। अपने टेम्परेरी जो उनके शॉर्ट टर्म बजट डेफिसिट्स होते हैं उनको मीट करने के लिए, और शॉर्ट टर्म 1 ईयर अप टू मैच्योरिटी इनकी होती है, और मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होल्डर को पे कर दिया जाता है। यूजुअली ट्रेजरी बिल्स में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले इदारे, बल्कि ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले इदारे बैंक्स होते हैं। यूजुअली बैंक्स दे इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स, या लार्ज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी ऑप्शंस हो सकती है। जिस तरह सीडीज में हमने कहा था बैंक या लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह ट्रेजरी बिल्स में भी जो इन्वेस्टर होता है वो बैंक्स या लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहां पे भी इंस्ट्रूमेंट इशू करने वाली अदारा गवर्नमेंट थ्रू सेंट्रल बैंक, और इन्वेस्टमेंट करने वाला अदारा बैंक्स या लार्ज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये जी ट्रेजरी बिल्स की कहानी है, और इसके साथ मुझे लगता है हमारी जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है उस पर बात ख़त्म, और बात शुरू होने जा रही है अब हमारी इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर, जो कि इस चैप्टर की हमारी लास्ट डिस्कशन है। इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस दुनिया में काफ़ी तेज़ी से डेवलप होता हुआ सब्जेक्ट है, तेज़ी से इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, और ये एक इमर्जिंग फील्ड ऑफ फाइनेंस है। हमारे आईकैप ने इसको तो अपने सिलेबस में डाला 2021-22 में जब ये MFA आया, लेकिन ये ACCA में जो एक गोरों की क्वालिफिकेशन है उसके सिलेबस में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो ये कोई 2012-13 में शायद आ गया था। मैं ACCA भी उस टाइम पढ़ाता था, तो 2011-12 में मुझे लगता है जब हम ACCA का सिलेबस अपडेट हुआ था, तो उस वक्त ACCA ने, जो कि एक ब्रिटिश बॉडी है, उन्होंने इसको अपने सिलेबस में शामिल कर लिया था, कीपिंग इन व्यू इट्स पॉपुलैरिटी। और जितनी तेज़ी से ये ग्रो कर रहा था इस्लामिक फाइनेंस का सिस्टम दुनिया में, नॉट इन इस्लामिक कंट्रीज़ ओनली, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस्लामिक जो बैंकिंग सिस्टम है काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था उस ज़माने में, हो रहा है अभी भी, और अभी भी इसमें एक रिसर्च जारी है, डेवलपमेंट हो रही है, और हम कह सकते हैं कि एक सही डायरेक्शन में सफ़र जारी है। अच्छा, इसमें अब काफ़ी लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर। कहते हैं जी ये तो वही बात है जो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग वाली बात है, ये तो ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल वाली बात लगती है। तो मैं उस पर कोई बहुत ज़्यादा कमेंट एज कोई इस्लामिक फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये एक सही सिमत में एक सफ़र है, और सफ़र जब आप शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पहला कदम ही आपका मंजिल पे पहुंच जाए, लेकिन जब तक पहला कदम नहीं उठाएंगे तो मंजिल पे आप कैसे पहुंचेंगे आप, ठीक है। तो ये एक सही डायरेक्शन में सफ़र है, जिसमें हो सकता है ट्रांजिशंस की वजह से कुछ ना कुछ एज कॉमन यूज़र मुझे लगेगा यार ये तो बिल्कुल कमर्शियल आर्म डेट जैसा ही है। इस्लामिक फाइनेंस और इस आर्म फाइनेंस में फ़र्क क्या है शायद मैं ना समझ पा रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इस ब्रीफ से, हमारा जो सिलेबस का एरिया है,
कि हम ज़रा डिफरेंशिएशन की कोशिश कर पाएँ कि बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं क्या इस्लामिक फाइनेंस में और ट्रेडिशनल फाइनेंस में, बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या हैं, और अगर डेट सूद इस्लाम में हराम है तो उसकी वजह क्या है, और क्या सूद से हट के डेट फाइनेंसिंग का कोई इस्लाम में निज़ाम मौजूद है। थोड़ी सी हम इस पे ब्रीफ इंट्रोडक्टरी लेवल डिस्कशन हम करेंगे। जैसे मैंने फिर कहा कि ज़रूरी है कि सारी चीज़ें हमें पूरी तरह हज़म हो जाएं, क्योंकि हम अभी उस लेवल पे नहीं हैं, हम कोई रिसर्चर या एक आलिम फाजल नहीं है इस्लामिक फाइनेंस के। वी आर जस्ट टेकिंग आवर फर्स्ट इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि आपका भी अपनी लर्निंग तरफ एक पहला कदम होगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जब हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस में जब हम जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम जो इस्लामिक लॉज हैं उनकी शराइत को पूरा करे। और इसमें सबसे पहला असूल है कि इस्लाम में रिबा या इंटरेस्ट और स्पेकुलेशन ये चीज़ें हराम हैं। तो हमारी कोई भी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट उसमें ये चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, ना रिबा ना स्पेकुलेशन, ये उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। स्पेकुलेशन एक तरह की गैम्बलिंग है, ठीक है, जो जैसे किसी के कोई मैच हो रहा है और मैच शुरू होने से पहले किसी की जीत पे पैसा लगा देना और आप उसकी जीत से फ़ायदा उठाने की उम्मीद रखना, और वो जीत की आउटकम अनसर्टन है, तो किसी अनसर्टन आउटकम पे शर्त लगाना, दैट इज़ one way of speculating. There are other ways in businesses as well. This is one way of speculation. तो भाई रिबा, इंटरेस्ट और स्पेकुलेशन दोनों इस्लाम में हराम है। अच्छा, इस्लाम में पहले हम जरा रिबा हराम क्यों है इसके मतलब को समझ लें, फिर हम मजीद एलैबोरेट करते हैं। रिबा या इंटरेस्ट क्या है? यह है कि मेरे पास सरप्लस पैसे हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है, मैं आपको पैसा देता हूं विद द प्रॉमिस आपसे लेके कि आप इस पैसे पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे डाल के मैच्योरिटी पे वापस करेंगे। मतलब पैसे पे एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करना, फिक्स्ड रिटर्न डिमांड करना, दैट इज रिबा। कि गारंटीड रिटर्न डिमांड करना, दैट इज रिबा। पैसा आपने किसी को उधार दिया और उस पर गारंटीड रिटर्न डिमांड की, दैट इज रिबा। इस्लाम में इसको हराम क्यों कहा गया है? उसका बड़ा बेसिक सा उसूल है जिसमें हमारी तवज्जो नहीं होती। इस्लाम अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं है। इस्लाम कहता है, आपको पता है कि हमें ज़कात हम पे फ़र्ज़ की गई है कि अगर हमारे पास वेल्थ है तो उसमें से 2.5% सालाना हमने बांटनी है, ज़रूरतमंदों को देनी है। अगर हमारे पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, ज़कात सरप्लस पैसे पे होती है ना, ज़रूरत के पैसे पे तो नहीं है, सरप्लस पैसे पे ज़कात देनी है। उसका मकसद सिर्फ यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन को इनकरेज करना। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है और आपके भाई को उसकी ज़रूरत है, इस्लाम तो भाई भाईचारे पे ही मुबनी मज़हब है ना, कि भाई हम अगर मुसलमान हैं तो सारे हम भाई भाई हैं। और इस्लाम कहता है कि अगर एक भाई के पास सरप्लस पैसा है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, और दूसरे भाई को ज़रूरत है, तो अगर एक भाई दूसरे भाई की ज़रूरत के लिए उसको पैसा दे और उस पर रिटर्न मांगे, तो दिस इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज कंडीशन। वो ज़रूरत में था, उसको आपके पैसे की ज़रूरत है और आप उसकी ज़रूरत पूरी करने की उससे कीमत वसूल कर रहे हो, दिस इज़ एक्सप्लॉयटेशन। इस्लाम हमें एनकरेज करता है कि भाई अगर किसी के पास सरप्लस पैसा है तो दूसरे भाई की ज़रूरत है तो उसको गिफ्ट दे के उसकी ज़रूरत पूरा कर दे। गिफ्ट देने को दिल नहीं करता, इतना बड़ा दिल नहीं है, तो कर्जे हसना दे के उसकी ज़रूरत पूरी करे, ना कि इंटरेस्ट बेस्ड कर्जा दे के उसकी ज़रूरत पूरा करें। अब हम बैंकिंग सिस्टम में जितने भी जाते हैं ना, तो हम बैंक में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें पता है बैंक ने क्या काम करना है। आम बैंक ने काम क्या करना है कि उसने मेरे सरप्लस पैसे को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है और उससे इंटरेस्ट लेके मुझे देना है। तो ये टोटल अन इस्लामिक ट्रांजैक्शन होगी।
सिर्फ बैंक बीच में एक चैनल बन गया ना, मैं इसको डायरेक्ट पैसा दे के इससे सूद वसूल कर लूं या बैंक को पैसा दे के इससे इंटरेस्ट वसूल कर लूं, बात तो एक ही है। सो जो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग सिस्टम है उसका सबसे बड़ा पहला बड़ा फ्लॉ कि इट अमाउंट्स टू एक्सप्लॉयटेशन, इट अमाउंट्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बोरोअर इन द फर्स्ट प्लेस। जिसने पैसा लिया उसकी एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन इस लिहाज से भी हो सकता है उसने कारोबार में लगाने के लिए लिया है, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई कारोबार में नफा या नुकसान हो तूने मुझे देना है, मुझे मेरे हिस्से का इंटरेस्ट देना है, तो दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। इस्लाम इनकरेज करते हैं, पहला गिफ्ट कर सकते हो गिफ्ट कर दो, दूसरा कर्जे हसना दे सकते हो कर्जा हसना दे दो, तीसरा कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पे डाल दो पैसा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पे दे दो पैसा कि भाई ठीक है भी पैसा ले लो इस्तेमाल करो, मुनाफा होगा तो बांट लेंगे, लॉस होगा तो उसकी भी हिसाब कर लेते हैं कैसे इसको शेयर करेंगे, शेयरिंग पे दे दो। बट फिक्स रिटर्न पे किसी जरूरतमंद की नीड पूरी करना, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन, अब इसमें एक तरफ हम कह रहे हैं बोरर की एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन इसमें लेंडर की एक्सप्लॉयटेशन भी आ जाती है इंटरेस्ट में। वो कैसे आ जाएगी? मैंने इनको पैसा दिया कारोबार में लगाने के लिए, अगर मैं इनको फिक्स रिटर्न पे पैसा दे रहा हूं, उसे मैंने कहा 10% सालाना पे मुझसे पैसा ले लो, मैंने जब इनको पैसा दिया था तब कंट्री में इन्फ्लेशन थी 5%, तो मैंने इनको 10% रिटर्न पे पैसा दे दिया, तो मुझे कुछ मिल ही रहा है ना, 5% इन्फ्लेशन है, मुझे 10% रिटर्न आ रही है, तो मेरे वेल्थ में इजाफा ही हो रहा है ना। लेकिन मैंने इनको पैसा 10% पे दिया था, तब तो इन्फ्लेशन 5% थी, पैसा देने के 1 साल बाद इन्फ्लेशन चली गई 20% पे। अब इन्होंने कारोबार में लगाया था, तो जब तो इन्फ्लेशन, जब जो मुझे 10% रिटर्न दे रहे थे ना, इन्फ्लेशन 5% थी, तब ये कमाते थे से 15%, 15 में से 10 मुझे दे देते थे, 5 खुद रख लेते थे। अब इन्फ्लेशन जब ले गई 20% पे, तो इन्होंने अपनी कारोबार से कमाई तो लेकर 30% पे, लेकिन मुझे तो देते रहेंगे 10%। अब ये मेरी एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगी। पहले कम कमा रहे थे, मुझे कम रिटर्न दे रहे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन रिटर्न मुझे ज्यादा नहीं दे रहे। अब इसमें इन्वेस्टर की एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है। तो रिबा में, इंटरेस्ट में सिर्फ बोरर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस लेंडर की एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाती है। और इस्लाम के बेसिक जो टीचिंग है और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है कि भाई किसी का इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, उसकी पोजीशन का, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। पहले जब मैंने इनको ज़रूरत में होने के बावजूद इनको कर्जा, ये ज़रूरत में थे, इनको मैंने कर्जा दिया, तो मैंने इनकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाया, मैंने इनका इस्तेसाल किया। मैंने कहा जी आप ज़रूरत में हैं, पैसा लो और नफ़ा और नुकसान हो मुझे 10% देना है। लेकिन बाद में जब ये कमा रहे हैं 30%, तो अब ये मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ठीक है मैं तो 30% कमा रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने 10 ही देना कि मेरा एग्रीमेंट आपसे 10 है। तो दोनों तरफ से एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। इस्लाम दोनों एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है। इसीलिए हमें, जैसे मैंने कहा, प्रिंसिपल पहला, आपके भाई को ज़रूरत है, आप गिफ्ट करें। आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अल्लाह ताला ने दिया है, तो पैसा सर आपके लिए नहीं है, किसी भाई की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं कीजिए, गिफ्ट नहीं कर सकते कर्ज़े हंसना कीजिए, उसको कर्ज दे दीजिए, उसे कहिए जब वापस करना हो ज़रूरत पूरी होने के बाद वापस कर दीजिएगा। और तीसरी चीज़ है, आप प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग पे इन्वेस्ट कर दीजिए। फिक्स रिटर्न पे इन्वेस्ट करना रिबा, दैट इज अन इस्लामिक। अच्छा जी, अब इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें तो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हर एग्रीमेंट की अंडरलाइंग कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हम कहते हैं किसी ट्रेड एक्टिविटी को, कमोडिटी की ट्रेड है, किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को, किसी सर्विसेज की रेंडरिंग की एक्टिविटी है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस्लाम में फाइनेंसिंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फाइनेंसिंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको पैसा उधार दे दिया और उस पर आप मुझे रिटर्न वापस करें, मेरे आपको पैसा देने से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, कोई चीज बन नहीं गई, कोई चीज बिक नहीं गई, कोई ट्रेड नहीं होगी, किसी का फायदा नुकसान नहीं होगा, ये तो सिर्फ पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हुए हैं। सो जस्ट लेंडिंग मनी इज नॉट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस्लामिक फाइनेंस का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आपने कोई फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस करनी है तो इट हैज टू बी थ्रू सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे मैंने कहा ट्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं आपकी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज
से फाइनेंसिंग कैसे की जाती है? अच्छा, इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमारे पास डेट और इक्विटी दोनों, हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस में मुराबा को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज बेसिकली शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस। शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस है। अच्छा, ये मुराबा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपसे इस्तेमाल कर लूँ, क्या है? मैं फिर वो कहूँगा, इसमें लोगों को वही लगेगा शायद ये ओल्ड वाइन या न्यू बॉटल है, लेकिन असल है एग्रीमेंट की रूह क्या है। क्या एग्रीमेंट की रूह कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, या एग्रीमेंट की रूह फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन है? अगर एग्रीमेंट की रूह में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मिसिंग है तो इट कैन नॉट बी इस्लामिक। इस्लामिक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट जितने भी होंगे उनमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। हम अगर ट्रेडिशनल बैंक्स की बात करें, आपकी कंपनी बिजनेस कर रही है और आपकी कंपनी को स्टॉक्स खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। ट्रेडिशनल बैंकिंग में आप बैंक के पास जाते हो, बैंक से कहते हो जी मुझे स्टॉक्स बाय करने हैं, उसके लिए मुझे लोन दे दीजिए। बैंक कहेगा जी ठीक है जी, आपको कितना लोन चाहिए? हमने कहा जी 100 रुपया। बैंक कहेगा जी ठीक है जी, आप मुझसे 100 रुपया ले लीजिएगा, सालाना 10% मैं आपसे रिटर्न दूंगा। जब तक आप मेरा 100 रुपया इस्तेमाल करोगे 10% सालाना मुझे रिटर्न देनी है, या ये लो 100 आज ले लो और साल बाद 110 मुझे दे देना। तो बैंक विल गिव मी द मनी विद द प्रॉमिस के साल बाद उसको 10% रिटर्न के साथ मैं वापस करूंगा। दिस इज फाइनेंसिंग। ट्रेडिशनल बैंकिंग इस तरह ऑपरेट करते हैं। उनके एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि जी बैंक ने ए लिमिटेड को 100 रुपया उधार दिया 10% सालाना पे, और ए लिमिटेड 1 साल बाद 110 रुपये वापस करने की पाबंद है। ये एग्रीमेंट लिखा जाएगा। दिस इज अनइस्लामिक बिकॉज देयर इज नो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दिस इज प्योरली फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। पैसा दिया जा रहा है कंपनी को विद द प्रॉमिस कि उस पैसे पे रिटर्न के साथ वो वापस करेगी कंपनी। इस्लामिक बैंकिंग कैसे वर्क करती है? यही जरूरत लेके आप किसी इस्लामिक बैंक के पास चले जाओ कि जी हमने स्टॉक बाय करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। इस्लामिक बैंक की प्रैक्टिकली, मतलब मैं अगर बात करूं ना, निचोड़ उसकी बातों का, एग्जैक्ट वर्डिंग क्या होगी, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, वो बात की बात है। उसकी वर्डिंग का निचोड़ क्या है? इस्लामिक बैंक कहेगा जी हम तो फाइनेंसिंग करते ही नहीं, हम तो पैसे नहीं देते। हाँ, आपकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, आपको स्टॉक चाहिए और स्टॉक देने के आपके पैसे देने का आपके पास है नहीं। कब पैसे दे कर सकते हो स्टॉक के? हमने कहा हम तो साल बाद पैसे दे पाएंगे। तो बैंक का ठीक है जी, आप मुझसे, मैं आपको प्रोडक्ट दे देता हूं, मैं प्रोडक्ट बेच देता हूं, कीमत आप 1 साल बाद पे कर देना। अब एग्रीमेंट क्या लिखा जाएगा कि बैंक कमोडिटी ए लिमिटेड को 110 रुपए का बेच रही है। बैंक 110 रुपए की प्रोडक्ट बेच रहा है और कंपनी ए लिमिटेड 110 रुपए 1 साल बाद बैंक को पेमेंट करने का पाबंद है। पेमेंट टर्म होगी 1 साल। अब ये अगर ट्रांजैक्शन देखो, दोनों ट्रांजैक्शन में हुआ क्या कि कंपनी को प्रोडक्ट मिल गई और दोनों ट्रांजैक्शन में कंपनी ने 110 रुपया बैंक को 1 साल बाद देना है। लेकिन ट्रांजैक्शन नंबर 1 में बैंक ने उधार दिया है 10% सालाना इंटरेस्ट के ऊपर, और ट्रांजैक्शन नंबर 2 में बैंक ने प्रोडक्ट बेची है कंपनी को 1 साल की डेफर्ड पेमेंट पे। अब ये जो दूसरी ट्रांजैक्शन है, इट्स बिकम द ट्रेड ट्रांजैक्शन। बैंक ने एक प्रोडक्ट बेची है, बैंक आपको पैसा नहीं दे रहा। बैंक कहेगा जी मैं आपको प्रोडक्ट खरीद के मैं आपको प्रोडक्ट बेचूंगा, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा कि आप सप्लायर से जाकर ले लो, मैं आपको प्रोडक्ट बेचूंगा, उसकी कीमत आप मुझे 1 साल बाद दे देना 110 रुपए। बात फिर मैंने कहा बात वही लग रही, भाई कंपनी की जेब से तो 110 रुपए ही जा रहे हैं। दोनों सूरतों में कंपनी को प्रोडक्ट मिल रही है आज और कंपनी की जेब से दोनों सूरतों में 110 रुपए ही जा रहे हैं। लेकिन नेचर ऑफ द एग्रीमेंट देखो तो एक फाइनेंसिंग है और एक ट्रेड है। एक में देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरे में देयर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक है सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट,
which is completely permissible and halal mode of transaction, और दूसरी है फाइनेंसिंग ऑन फिक्स्ड रिटर्न which is not permissible. बेसिकली हमें जो एतराज़ काफ़ी लोग करते हैं ना, उन्होंने जो समझ नहीं पाते इस डिफरेंस को, उसकी वजह लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड इस्लामिक मोड्स ऑफ बिजनेस कह लो या शरिया इकोनॉमिक रूल्स कह लो, उनके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एतराज़ात होते हैं। अच्छा, ये तो एक बिल्कुल बेसिक बात है। इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं जो कि डिफरेंशिएशन पॉइंट और भी ऐड होंगे। दिस इज़ नॉट द ओनली वन पॉइंट कि ये फाइनेंसिंग और इतना ये ट्रेड है, इसके अलावा और भी फीचर्स ऐड यहाँ पे होंगे जिसके लिए हम डिफरेंट एग्जाम्पल वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। ये कुछ मजीद फीचर्स जैसे हम पढ़ते हैं। मुराबा में क्या आएंगे? मुराबा में ट्रेड ट्रांजैक्शन है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये मुराबा की एग्जांपल थी। बेसिक फीचर्स ऑफ मुराबा: द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सेल। ये एक अहम फीचर इसका है। हम बल्कि काम ये करते हैं, फीचर्स हम यहां से किताब से खोलते जाते हैं, विद एग्जांपल साथ साथ इनको डिस्कस करते जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा था ना कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि भाई प्रोडक्ट बेच दिया तो इस्लामिक होगी। प्रोडक्ट बेचने के साथ कुछ और शराइत भी हैं। तो ये चीज़ें जो हम फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं, ये फीचर्स आपको इस्लामिक जो बिजनेस असूल हैं, बिजनेस के इकोनॉमिक्स के असूल हैं, उनके बारे में एक थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको देंगे। उससे आपको पता लगेगा, नॉलेज ना होने की वजह से हमारे सराउंडिंग में कितनी ज़्यादा अन इस्लामिक ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये गैर इस्लामी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये हम चंद जो फीचर्स पढ़ेंगे, इन फीचर्स में आपको आइडिया होगा। जैसे पहली बेसिक फीचर मुराबहा, जिस प्रोडक्ट के लिए जिस प्रोडक्ट की ट्रेड एक्टिविटी मुराबहा किया जा रहा है, दैट प्रोडक्ट मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स अनबॉर्न calf of his cow to B, this is void. Unborn calf of the cow, it is void sale. क्योंकि आप एक बछड़ा जो भी पैदा ही नहीं हुआ उसकी सेल का एग्रीमेंट कर रहे हो, तो सेल का एग्रीमेंट सिर्फ उसी प्रोडक्ट का हो सकता है जो एग्जिस्ट करे, जबकि नॉर्मल बैंकिंग में ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ आप किसी को कहो ना जी मैंने गाय का बछड़ा जो महीने बाद पैदा होना है वो खरीदना है, उसके लिए पैसे चाहिए, बैंक आएगा ले लो, पैसे ले लो, ले लेना, महीने बाद पैदा होगा बच्चा तब बाय कर लेना। लेकिन इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में ऐसा नहीं है। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस कहेगा भाई जब प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगी तो मैं वो प्रोडक्ट आपको बेचूंगा, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। प्रोडक्ट बिकेगी, प्रोडक्ट तभी बिकेगी जब मार्केट में एग्जिस्ट करेगी। दूसरा रूल, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी इन द ओनरशिप ऑफ द सेलर at the time of sale and he must have a good title to it। मतलब इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में जब सेलर एक प्रोडक्ट बेच रहा है तो यह जरूरी है कि सेलर मस्ट बी इन द ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेलर मस्ट हैव द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये बात सिर्फ मुराबा फाइनेंसिंग पे नहीं है, ये बेसिक इस्लामिक रूल्स ऑफ ट्रेड है। ये इस्लामिक रूल ऑफ ट्रेड भी है, क्योंकि मुराबा ट्रेड ही है ना। मुराबा हमने क्या कहा? इट इज अ ट्रेड, इट इज अ सेल ऑफ द प्रोडक्ट विद डिलेड पेमेंट ऑप्शन। कैश पे सेल नहीं है, डिलेड पेमेंट पे सेल है। तो ये अब हम कुछ ट्रेड के असूल पढ़ रहे हैं जो कि हम कह रहे हैं मुराबा पे भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि मुराबा भी तो ट्रेड ही है ना। पहली चीज, आपने चीज बेचनी है, वो चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो आप सेल नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन, इसकी मैं हमारे यहाँ बताता हूं जो बड़ी कॉमन ट्रांजैक्शन है। हमारे यहाँ पे फार्मर फसल उगाता है और फसल अभी कटी नहीं है, अभी ग्रो भी नहीं हुई पूरी तरह, सौदा कर देता है कि ये पूरा खेत है, मैंने 4 एकड़ पे अपनी गंदम उगाई हुई है, तो ये 4 एकड़ का सौदा
मेरे साथ आप कर लें, गंदम जितने भी निकलेगी आपकी, मुझे इतने पैसे दे दो। होता कि नहीं होता ऐसा देहातों में? एग्जिस्टेंस में चीज नहीं है लेकिन बेच दी, हमें पता नहीं है इस्लाम का। इस्लाम हमें ये चीज अलाउ नहीं करता कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती आप उसको बेच दो। इसी तरह बड़ी कॉमन एक्टिविटी है हमारे रियल स्टेट सेक्टर में, सोसाइटीज जमीनें अभी प्लॉट बने नहीं है, फाइलें बेच रहे हैं। फाइलें क्या जी, जब जमीन हमारे सोसाइटी डेवलप हो जाएगी उसमें जब प्लॉट आएगा तो आपको इस फाइल के बदले हम प्लॉट देंगे, कीमत प्लॉट की ले रहे हैं, दे क्या रहे हैं, पीस ऑफ पेपर। प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करता, बेचे जा रहे हैं, अन इस्लामिक। इधर आ जाओ, दूसरी ट्रांजैक्शन कहती हमारी है ऑनरशिप नहीं है। अगेन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन उठा लो, बड़ी कॉमन ट्रांजैक्शन है। जमीन का सौदा किया मैंने, अभी सिर्फ मैंने एडवांस टोकन दिया है, 100 रुपए की चीज खरीदी, एडवांस 10 रुपए का एडवांस दिया, 100 रुपए का सौदा कर लिया, और पेमेंट का टाइम आने से पहले मैंने 120 की आपको भेज दी। मेरी ओनरशिप में भी नहीं है, उसका टाइटल भी मेरे पास नहीं है, मैंने तो भी सिर्फ एडवांस दिया था। इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है बयाने पे भेज देना। सुनी हुई ना टर्म ये? चीज की ओनरशिप आपके पास है नहीं, चीज का टाइटल आपके पास है नहीं, आप किस तरह बेच सकते हो? मतलब एक जो चीज आपकी है ही नहीं, आप कैसे बेच सकते हैं? ठीक है, सो अन इस्लामिक। ये सारी असूल मैं बता रहा हूं बेसिक बिजनेस के, ट्रेड के असूल हैं, और मुराबा चूंकि ट्रेड ही है इसलिए यहां पे डिस्कस हो रहे हैं। इसकी यहां पे एक और एग्जांपल जैसे दी हुई है, उसको भी पढ़ लेते हैं हम। ए सेल्स टू बी अ कार विच इज पेरेंटली ओन्ड बाय सी, बट ए इज होपफुल दैट ही विल बाय इट फ्रॉम सी एंड शैल डिलीवर टू बी सब्सिक्वेंटली द सेल इज वाइड। मतलब आपने गाड़ी बेचनी है, मैंने आपसे पूछा कितने की बेचनी है, आपने कहा 100 की बेचना चाहता हूं। मैं कहा ठीक है यार, मैं इंटरेस्टेड हूं। आपसे मैंने इतनी सी बात की और मैं इधर चला गया। मैं कहा आपने ये गाड़ी खरीदनी है, मैं बेचना चाह रहा हूं, मैं 120 की बेच रहा हूं, अब मैं आपसे 120 का सौदा कर लेता हूं इस उम्मीद के मैंने 100 में तो आपसे ले ही लेनी है ना, अभी मैंने खरीदी नहीं है, ऑनरशिप टाइटल मेरे पास नहीं है, इस उम्मीद पे कि मैं आपसे 100 की खरीद लूंगा, मैं 120 की इनको बेच रहा हूं। वाइड, ऑनरशिप नहीं है, टाइटल नहीं है, चीज बेची जा रहा हूं, मेरी चीज ही नहीं है, मैं बेच रहा हूं। Third rule, the subject matter of sale must be in the physical or constructive possession of the seller when he sells it to an other person. Possession भी जरूरी है, सिर्फ ऑनरशिप और टाइटल नहीं चाहिए, पोजेशन भी, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन से मुराद या मेरे कब्जे में है या मेरे किसी नुमाइंदे के कब्जे में। मतलब अब यहां से एक और बात समझो, हमारे यहां पे बड़ी एक कॉमन ट्रांजैक्शन, फिर रियल एस्टेट में मैं जा रहा हूं, कब्जे की जमीन खरीदने वाली बात सुनी हुई है ना। मैं मालिक हूं, मेरी इस जमीन पे किसी ने नाजायज कब्जा किया हुआ है, मैं किसी बदमाश से सौदा करता हूं, यार ये जमीन मेरी है, कब्जा मेरा नहीं है, वैसे तो जमीन 100 रुपए की है, तुम इससे 50 की ले ले। अब मैं एक ऐसी चीज बेच रहा हूं जिसका टाइटल, ऑनरशिप मेरे पास है लेकिन कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मेरे पास नहीं है, मैं वो चीज सेल नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहां पे ये भी बड़ी कॉमन ट्रांजैक्शन है कि एक चीज का कब्जा मेरे पास नहीं है और मैं वो बेच देता हूं। दिस इज वेरी कॉमन ट्रांजैक्शन, अन इस्लामिक। ये अगेन ये बातें हम मैं यहां पे ये तवज्जो क्यों दिला दूं आपको, आप कमर्शियल बैंक से फाइनेंस लेने जाओगे ना, कमर्शियल बैंक इज नॉट इंटरेस्टेड कि ट्रांजैक्शन कौन सी है, वो इस्लामिक ट्रेड है या नहीं है, वो आपको पैसा दे देंगे, लो भी पैसा पकड़ लो, साल बाद मुझे दे देना पैसा। इस्लामिक बैंक ने ट्रांजैक्शंस देखनी है पहले कि क्या ट्रांजैक्शन इस्लामिक हैं। जैसे आप आम बैंक से शराब की खरीदो फरोख्त के लिए कर्जा ले सकते हो क्योंकि लीगल है पाकिस्तान में शराब की खरीदो फरोख्त से, लेकिन आप इस्लामिक बैंक से शराब की खरीदो फरोख्त के लिए कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि शराब इज अन इस्लामिक प्रोडक्ट, हराम प्रोडक्ट है। हराम प्रोडक्ट की ट्रेडिंग इस्लाम में अलाउड नहीं है, पाकिस्तान के लॉ में अलाउड हो सकती है सर्टेन कंडीशंस के तहत, लेकिन इस्लाम में अलाउड नहीं है। तो ये भी फर्क है कि भाई ट्रेडिशनल और इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में इस्लामिक रूल्स के तहत। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन की, तो यहां पे इसकी एक और एग्जांपल मैंने एक तो आपको जमीन के रेफरेंस से दे दी, एक एग्जांपल यहां पे लिखी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या है, ए हैज परचेज्ड अ कार फ्रॉम बी, बी हैज नॉट येट डिलीवर्ड इट टू ए और हिज एजेंट।
A cannot sell the car to C. If he sells it before taking its delivery from B, it is void. तो A ने B से गाड़ी ली लेकिन डिलीवरी नहीं ली अभी, ना A को डिलीवरी मिली है ना उसके एजेंट को डिलीवरी मिली है। तो जब तक डिलीवरी नहीं मिली A गाड़ी बेच नहीं सकता C को, क्योंकि आपको पोजेशन में होना जरूरी है, ऑनरशिप होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए। ओनली देन ट्रेड ट्रांजैक्शन कैन हैपन। इस्लामिक बैंक इन चीज़ों का ख्याल रखता है। अच्छा, यहाँ तक अभी इतना ही, मजीद भी कुछ असूल हैं, इनको डिस्कस करेंगे आगे। डेट फाइनेंसेस के मजीद सिचुएशंस हैं, इक्विटी फाइनेंस और इस्लामिक फाइनेंस है, उस पर बात करनी है इंशाअल्लाह। तो कल अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।